हाय फ्रेंड्स, आज से हम लोग 10th ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं उसके उपयोग। तो आपके पाठ्य पुस्तक में संसाधन को 5 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में दिया हुआ है। और खंड क, ख, ग, घ और अंग करके आपको डिवाइड किया गया है। खंड क प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि, जल, वन एवं वन्य जीव तथा खनिज संसाधन तथा शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन। हम प्रत्येक खंड को समाप्त करते चलेंगे और प्रत्येक खंड के अंतिम में आपको VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया है। जैसे ही हमारा खंड क समाप्त होगा, इसके आधार पर दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसका नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग संसाधन के महत्व तथा संसाधन के प्रकार के बारे में जानेंगे, वो भी फुल डिफिनीशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे प्रत्येक वीडियो का PDF नोट्स जानने के लिए, पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम संसाधन के महत्व, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे एक संसाधन क्या है, इसका डिफिनीशन क्या हो। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं और वे सभी वस्तुएं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वे संसाधन के रूप में कहलाती हैं। और इन्हें 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। भौतिक संसाधन के रूप में हम लोग भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे पदार्थों को ले सकते हैं। वहीं जैविक संसाधन के रूप में हम लोग वन, वनस्पति तथा जलीय तथा मानवीय जीव ले सकते हैं, जो मानवीय जीवन को सुखी बनाते हैं। यानी कि उपरोक्त जो अभी डिफिनेशन देखा संसाधन के प्रकार जो भौतिक और जैविक रूप में होते हैं, ये हमारे जीवन को एकदम सहज और सरल बना देते हैं। इन संसाधन अभी मौजूद नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है, जिसका हमें ज्ञान नहीं था। जैसे कि सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम तथा अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, लेकिन उस समय आदि मानवों को वो तकनीक विकसित नहीं हो पाया था, उन्हें ज्ञान नहीं था। लेकिन आज के बढ़ते हुए परिवेश में मनुष्यों का ज्ञान अर्जन करने का तीव्रता हो गई है, अधिकाधिक ज्ञान अर्जित करते हुए हैं। एक प्रसिद्ध भौगोल शास्त्री जिसका नाम है जिमरमैन, इनका कथन ये है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आउट हो गया। एक कथन दे देता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किनका है? ये बुक पढ़ाने का मेरा पर्पस ये है कि जहां जहां भी अंडरलाइन हम करते चलेंगे वो समझ लीजिए वहां से एक ऑब्जेक्टिव जनरेट हो गया, बन गया। यानी कि वर्तमान परिवेश में जो समय अभी चल रहा है, इसमें सेवा को भी संसाधन के रूप में माना गया। क्यों? क्योंकि कोई गायक है जो गायकी करता है, चित्रकार है जो अपने क्रिया द्वारा धन का अर्जन करता है, संतुष्ट करता है, इनके द्वारा किए गए क्रिया संसाधन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्ञान होता है। क्योंकि अभी हमने कहा ज्ञान को भी हम लोग संसाधन के रूप में बनते हैं, जिसके सहारे वो क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को उपयोगी बना लेते हैं। इसलिए यह भ्रामक है, भ्रामक मतलब होता है मिथ्या है, असत है क्या, कि संसाधन जो है एक प्रकृति का उपहार है। और कोई भी संसाधन हो, किसी भी देश का संसाधन जो है वो आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड समझते हैं, जो बैकबोन होता है जिसके सहारे हम लोग खड़े हैं। अगर मेरुदंड ना हो तो हम लोग ठीक तरीके से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो किसी भी देश का मेरुदंड कहलाता है वहाँ के संसाधन। जैसा कि हमने अभी कहा, जो संसाधन जिस देश में होता है वहाँ के वो मेरुदंड होता है। इससे अलावा
अगर संसाधन से भिन्न अगर कोई राष्ट्र है तो अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। अभी जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में सबसे अलग है, लेकिन वहाँ के मानव संसाधन और तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि देश में उपलब्ध सभी पदार्थों के विवेकपूर्ण उपयोग करके वो विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। अतः किसी भी देश के साथ भौतिक और विकास के लिए और जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण संसाधन को प्रकार के बारे में समझते हैं। इस संसाधन को हम लोग 4 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, उपभोक्ता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर तथा विकास की स्थिति के आधार पर। बारी बारी से इसके प्रकार को समझते चलेंगे। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो संसाधन 2 तरीके होते हैं, जैव और अजैव। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार, जैव और अजैव। और उपभोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर 2 होते हैं, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। और स्वामित्व अपने पर्सनल अधिकार के क्षेत्र पर देखा जाए तो ये 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन? ये व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। तथा विकास की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो ये 4 प्रकार के: संभाव्य, विकसित, भंडार और संचय। इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि संसाधन 2 हो गए, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय। और मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो संरचनाएं एवं संस्थाएं हो जाए और मात्रा और गुणवत्ता। नवीनीकरणीय में सतत अथवा प्रवाह जैसे कि पवन हो गया, जल हो गया। और जैविक रूप में देखें तो वनस्पति तथा वन्यजीव। वहीं अनवीनीकरणीय दृष्टिकोण से पुनः चक्रीय। हम इसका बारी बारी से डेफिनेशन के साथ जानेंगे। बस यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, संसाधन को क्लासिफाई किया गया है। आप अपने बुक के हेल्प से इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए अब बारी बारी से इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो संसाधनों के प्रकार अभी हमने बताया कि जैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कितने? 2, जैव और अजैव। जैव के रूप में ऐसे संसाधन की प्राप्ति जो जैव मंडल से प्राप्त होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं प्राणी समुदाय। यानी कि जैव जिसमें जीव हो और अजैव जिसमें जीव नहीं हो। जिसमें जीव नहीं हो कहने का मतलब निर्जीव वस्तुएं, यानी निर्जीव वस्तुओं को हम लोग अजैव संसाधन के रूप में मानते हैं, जैसे कि चट्टान, धातु एवं खनिज। क्लियर हो रही है? आइए आगे बढ़ते हैं। कि उपयोगिता के आधार पर भी 2 तरीके के होते हैं। कौन? नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः नवीनीकृत या पुनः उसे हम लोग नवीनीकरणीय कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत एवं वन्य प्राणी, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। वहीं दूसरे देखें तो अनवीनीकरणीय। ये दोनों किस आधार पे हैं? उपयोगिता के आधार पर हैं। उपयोगिता के आधार पर कितने? 2, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। जैसे ही यह खंड समाप्त होगा, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिए होंगे उसको बेटर तरीके से समझेंगे। फिलहाल बुक आपके ऑब्जेक्टिव तैयार करने के लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। आइए बारी बारी से समझते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जैसे कोई भूखंड हो यानी कि जमीन, कोई घर जिस पे लोग अपना निजी आवास बनाकर रहते हैं, किसी का बगीचा हो, तालाब, कुआं, ये सभी संसाधन है जिसपे किसी व्यक्ति विशेष का क्या होता है? अधिकार होता है।
सामुदायिक, ऐसे संसाधन जो किसी समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिनका उपयोग समूह के लाभ के लिए किया जाता है, जैसे कोई शमशान, मंदिर, मस्जिद, कोई सामुदायिक भवन बन गया, तालाब हो गया। नगरीय क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ का सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि। इन जो सभी संसाधन जो हैं ये सामुदायिक दृष्टिकोण से होते हैं, जिसका मैक्सिमम लोग इसका उपयोग लाभ उठा सकें। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, पूछा जाता है किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ तथा जल संसाधन जो है वन एवं वन्य जीव दृष्टिकोण से 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक जो है राष्ट्रीय संसाधन है। कहाँ? 200 किलोमीटर तक। तो इस बात को याद रखिएगा। राष्ट्रीय संसाधन यानी कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन जो हैं राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण जो किए रहते हैं। देखते हैं कभी कभी जो रेलवे के किनारे वगैरह चाहे जो सरकारी आवासों पे अपना घर बनाए रहते हैं उसको हटा दिया जाता है और हटाने से पूर्व सूचना दी जाती है। तो ये राष्ट्रीय संसाधन है जिनका लोग अतिक्रमण किए रहते हैं, उनको हटाने के लिए। तो अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में शहरी प्राधिकरण बोर्ड देखा होगा, इसे सरकार ने क्या किया? भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया हुआ। आगे जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन का नियंत्रण जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, यानी तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। यानी कि सीमा रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का अगर उपयोग करता है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से ही कोई राष्ट्र कर सकता है। यहाँ पे भी एक फैक्ट दिया जाता है, जो किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो क्षेत्र है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। तो किसी देश की सीमा रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो क्षेत्र होता है आर्थिक क्षेत्र, जिसे अपवर्जक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 तरीके से वर्गीकृत किया गया है: संभावी, विकसित तथा भंडार तथा संचित। इसको भी हम लोग बारी बारी से समझते हैं। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विशेष रूप से मौजूद होते हैं, जैसे उपयोग में लाए जाने वाले की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जिसे हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। ठीक उसी प्रकार जो है राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र में जो है पवन और सौर ऊर्जा का असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाता है। यहाँ भी एक फैक्ट हम लोग को जानने को मिलेगा कि गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण जो है बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। कहाँ? गुजरात के भुज में, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। विकसित संसाधन यानी कि ऐसे संसाधन जो हैं जिनका सर्वेक्षण के बाद उपयोग करने के लिए उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, लेकिन पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधन का विकास तकनीकी और संभाव्य पर निर्भर है। इस प्रकार को हम लोग संभाव्य या यूं कहें उसे विकसित संसाधन के रूप में जानते हैं। अब जानते हैं भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन जिसका पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। उसके उपयोग हेतु जो होता है भौतिक प्रौद्योगिकीकरण के अभाव में इन्हें केवल भंडारित करके रखा गया है। जैसे जल जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, इसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी, लेकिन उसे
उच्च तकनीकी के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हम लोग भंडार संसाधन के नाम से जानते हैं। उसके बाद जानते हैं हम लोग संचित कोष संसाधन। वास्तव में जो ये सभी संसाधन जो है वो भंडार संसाधन के ही अंश हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी कि इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य में के लिए रखे गए हैं। जैसे नदी में जो जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं और वर्तमान में भी इसका उपयोग करके इसके सीमित रूप से रख रहे हैं, ऐसे संसाधन जो है वन या बांध के रूप में संचित रहते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास संसाधन नियोजन। ये संसाधन नियोजन क्या है? यानी कि संसाधन के रख रखाव के लिए एक समिति का होना जरूरी है। कई प्रकार से लोग उसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। कभी कभी देखे हुएगा लोग टंकी चालू कर भरने के लिए मोटर चालू कर देते हैं, पानी गिरते रहता है और उसको अनदेखा करते हैं। तो ये जब भी संसाधन जो है जो सीमित में है, कई संसाधन जो है किसी एक व्यक्तिगत विशेष से परिपूर्ण होते हैं, तो कई ऐसे संसाधन जो है उससे वंचित भी है। तो इनकी विवेकपूर्ण उपयोगिता के लिए एक समिति का होना जरूरी है। यानी कि संसाधन नियोजन जो है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जो है बहुत आवश्यक है। भारत जैसे देश में तो यह अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या जो है व्याप्त है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश जो हैं संसाधन में संपन्न हैं, तो कई ऐसे प्रदेश भी हैं जो वहाँ से काफ़ी निम्न हैं। जैसे हम बात करें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो ये ऐसे प्रदेश जो हैं जहाँ पे खनिज एवं कोयला की प्रचुरता है। ठीक उसी प्रकार बिहार में चूना तथा पैराइट्स जैसे खनिज हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुर मात्रा है। जैसे देखा जाए तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पानी की कमी है, लेकिन वहाँ पे सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की मात्रा है। ठीक वैसे ही अगर भारत के अंतर्गत लद्दाख को देखें तो वे शीत मरुस्थल से रूप से काफ़ी अलग थलग हो गया है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत में है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तर पर इसे संशासन को विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग तथा इसके समायोजन तथा संतुलन बनाए रखने के लिए जो है संसाधन नियोजन अत्यंत आवश्यक है। हम लोग अगली वीडियो में भारत में संसाधन नियोजन कैसे है, किस प्रकार से है, उसे आगे देखेंगे। और उस वीडियो के बाद यानी कि इसका एक पार्ट और आएगा, उसके बाद खंड क के लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।